आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 1 के अंतर्गत कुछ आधारभूत लेखांकन शब्द के बारे में जानेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है। लेखांकन में उपयोग किए जाने वाले शब्द व उनके अर्थ निम्नानुसार हैं। पहला है व्यावसायिक लेन देन। दो पक्षों के बीच होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान को व्यवहार, लेन देन या सौदा कहा जाता है। व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, व्ययों या खर्चों का भुगतान करना, दान देना, बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपए निकालना आदि। व्यवहार नगद अथवा उधार हो सकता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद अथवा बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, तब इसे नगद व्यवहार कहा जाता है। ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता, बल्कि कुछ समय के बाद किया जाता है, तो उसे उधार या साख व्यवहार कहा जाता है। कहने का मतलब है, व्यावसायिक लेन देन का अर्थ होता है दो पक्षों के बीच। प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं। पहला होता है क्रेता, दूसरा होता है विक्रेता, या पहला लेने वाला, दूसरा देने वाला। तो दो पक्षों के बीच में होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान को लेन देन, व्यवहार या सौदा कहते हैं। व्यापारिक सौदे जो हैं वो कई रूप में हो सकते हैं, या कई प्रकार के सौदे या लेन देन होते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से रुपया निकालना या कहीं दान देना आदि। कई प्रकार के सौदे या लेन देन होते हैं। ये लेन देन और या सौदे दो प्रकार के होते हैं, पहला नगद और दूसरा उधार। ऐसा लेन देन या सौदा जिसमें मुद्रा के रूप में तत्काल भुगतान कर दिया जाता है, उसे हम नगद व्यवहार या लेन देन कहते हैं। और ऐसा व्यवहार या सौदा जिसमें तत्काल भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि बाद में किया जाता है, तो ऐसे व्यवहार को उधार व्यवहार या साख व्यवहार कहा जाता है। दूसरा है पूंजी। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धन का वह भाग पूंजी कहलाता है जो पुनः धन प्राप्त करने के लिए उद्योग, व्यापार में विनियोजित किया जाता है। व्यापार एवं उद्योग के समस्त साधनों को जुटाने में पूंजी की भूमिका मुख्य होती है। पूंजी का मतलब होता है व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को हम पूंजी कहते हैं। तीसरा है आहरण। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई निजी भुगतान आहरण कहलाता है। आहरण का मतलब होता है व्यवसाय के स्वामी या व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से यदि कोई मुद्रा या माल या वस्तु अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है, तो उसे हम आहरण कहते हैं। चौथा है दायित्व। व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। इनके सहयोग के बिना व्यापार करना संभव नहीं है। अतः व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन अन्य पक्षों को जो धन राशि चुकानी होती है, उस कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देय धन कहा जाता है। व्यापारी अपने व्यापार में पैसों या पूंजी जो लगाता है, तो वो पैसा या पूंजी अन्य पक्षों से उधार या ऋण के रूप में लेता है, तो उसे भुगतान करने के लिए जो राशि दी जाती है, वह दायित्व व्यापार के लिए कहलाता है। दायित्व को निम्नानुसार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थायी दायित्व। व्यापार के ऐसे दायित्व स्थायी दायित्व की श्रेणी में आते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि अर्थात लंबे समय के पश्चात किया जाना होता है, जैसे दीर्घ अवधि के लिए ऋण, ऋण पत्र आदि।
दूसरा होता है चालू दायित्व। व्यापार के ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक होता है चालू दायित्व कहे जाते हैं, जैसे लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, देय पत्र, अल्पकालीन ऋण आदि। तीसरा है संयोगिक दायित्व। ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं उन्हें संभाव्य या संयोजित या आकस्मिक दायित्व कहते हैं, जैसे भुनाए गए विपत्रों पर दायित्व, न्यायालय के लंबित प्रकरण, क्षतिपूर्ति के दावे आदि। इस प्रकार के जो दायित्व होते हैं वो संयोगिक या आकस्मिक दायित्व कहलाते हैं। पांचवा है संपत्ति। व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती है तथा जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति में उस धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिसे अन्य पक्ष से लेना होता है। संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति ऐसी वस्तु जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती है व्यापार की संपत्ति कही जाती है। इन संपत्तियों पर व्यापार के स्वामी का अधिकार होता है, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। संपत्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। पहला है स्थायी संपत्ति। व्यापार में स्थायी संपत्तियों व्यापार में स्थायी प्रयोग की वस्तुएं तथा भूमि, भवन आदि स्थायी संपत्तियां कहलाती है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहयोग हेतु क्रय की जाती है, न कि पुनः विक्रय के लिए व्यापार की स्थायी संपत्तियां कही जाती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, प्लांट आदि। स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो व्यापार के संचालन में सहयोग प्रदान करती है और ऐसी संपत्तियों को क्रय की जाती है न कि पुनः विक्रय के लिए व्यापार की स्थायी संपत्तियां कहलाती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। स्थायी संपत्तियां को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला ले जा नहीं सकते या लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा है चालू संपत्तियां। व्यापार में अस्थायी प्रयोग की वस्तुएं जिनका उपयोग अल्पकालीन होता है तथा जो परिवर्तित होती रहती है चालू संपत्तियां कही जाती है, जैसे न बिका माल, रोकड़ शेष, बैंक शेष, प्राप्य पत्र आदि। तीसरा है अमूर्त संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो व्यापार के लाभार्जन में ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, अमूर्त संपत्तियां कही जाती है। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो हम देख नहीं सकते और ना ही उसे हम छू सकते हैं। व्यापार के लाभार्जन में ऐसी संपत्तियों का प्रयोग होता है, जैसे ख्याति या गुडविल। व्यापार की प्रतिष्ठा को ख्याति कहते हैं और ख्याति व्यापार की अमूर्त संपत्ति होती है। ख्याति नाम या प्रतिष्ठा जिसको हम देख छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। छठवां होता है आगम। व्यापार की क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली धनराशि को आगम कहते हैं, जैसे माल के विक्रय से प्राप्त राशि, सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि आदि। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं से आगम की उत्पत्ति होती है, अर्थात इसकी आवृत्ति बार बार होती है। इसके बाद है नंबर 7वां खर्च। व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहा जाता है, जैसे संपत्ति या माल अथवा सेवाओं का चुकाया गया मूल्य ही खर्च है। खर्च को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूंजीगत खर्च, दूसरा आयगत खर्च। पूंजीगत खर्च स्थायी संपत्तियों को खरीदने, जैसे भूमि, भवन, मकान, प्लांट, मशीन आदि लाने व उसकी स्थापना में किया गया खर्च पूंजीगत खर्च कहलाता है, अर्थात स्थायी संपत्तियों को खरीदने, लाने व उसकी स्थापना पर जो खर्च होता है वो पूंजीगत खर्च कहा जाता है। पूंजीगत खर्च की आवृत्ति बार बार नहीं होती तथा इनसे व्यापार की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है आयगत खर्च। एक लेखा अवधि में किया गया
ऐसा खर्च जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित होता है आयगत खर्च कहलाता है। ऐसे व्ययों से व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति बढ़ती नहीं है, बल्कि इन व्ययों से लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है। 8वां है व्यय। आगम हेतु निर्मित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए चुकाई गई धनराशि को व्यय कहते हैं, जैसे कच्चे माल का क्रय मूल्य, क्रय विक्रय पर दिया गया भाड़ा या किराया, ईंधन, किराया, ब्याज आदि। आय। आगम तथा व्यय की अंतर आय तथा व्यय की अंतर राशि ही आय कहलाती है, अर्थात कुल आगम की राशि से कुल किए गए व्यय की राशि को घटा देने के बाद प्राप्त अंतर राशि ही आय है। इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आय बराबर आगम माइनस व्यय। नंबर 10 हानि। नंबर 10 हानि। किसी व्यवसाय में हानि दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक तो यह कि एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के व्ययों का आगम पर आधिक्य को सूचित करती है, जैसे किसी व्यवसाय की एक विशेष अवधि में कुल आय 50,000 रुपये है तथा कुल व्यय 60,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये आय में से कुल व्यय 60,000 रुपये हुआ, तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो अंतर राशि आए वो हानि होगी, क्योंकि हमारा आय कम है और व्यय अधिक है। दूसरे अर्थ में व्यवसाय की संपत्ति का दुर्घटना में नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना आदि कारणों से होने वाली हानि को सूचित करती है। नंबर 11 है लाभ। व्यावसायिक क्रियाओं के कारण जब आगम व्ययों की तुलना में अधिक होती है, अर्थात आय अधिक होती है और व्यय कम होती है, तो अंतर राशि को लाभ कहा जाता है। जैसे किसी व्यवसाय में 1,00,000 रुपये की आय हुई और 60,000 रुपये व्यय हुआ, तो 40,000 रुपये जो है वो लाभ कहलाएगा। उसके बाद है नंबर 12 क्रय। क्रय अर्थात खरीदना। व्यापार हेतु माल खरीदने को क्रय कहते हैं। क्रय दो प्रकार का होता है, पहला नकद, दूसरा उधार। जब हम माल खरीदते हैं और उसकी कीमत का भुगतान हम तुरंत कर देते हैं तो इसे नकद क्रय कहते हैं, किंतु यदि हम माल खरीदते हैं और उसका भुगतान तुरंत नहीं करते बल्कि बाद में करते हैं तो उसे उधार क्रय कहा जाता है। इसके बाद है विक्रय। व्यापार करने के उद्देश्य से माल को बेचना विक्रय कहलाता है। विक्रय दो प्रकार का होता है, नगद विक्रय और उधार विक्रय। नगद विक्रय वह विक्रय होता है जब हम माल बेचते हैं और उसके बदले में हमको तुरंत पैसा भुगतान प्राप्त हो जाता है और उसे हम नगद विक्रय कहेंगे। लेकिन अगर हम माल बेचते हैं और उसकी कीमत नगद प्राप्त तुरंत नहीं होती बल्कि बाद में होती है, तो ऐसी दशा में हम उसे उधार विक्रय कहेंगे। अगला है 14 नंबर स्टॉक, स्कंद या रहतिया। स्टॉक से आशय किसी विशेष तिथि पर न बिके हुए माल से है। अगर किसी निश्चित तिथि पर किसी व्यापार में जो माल नहीं बिक पाता तो उसे हम स्टॉक, स्कंद या रहतिया कहते हैं। व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन आवश्यक होता है। स्टॉक के मूल्यांकन के लिए किसी विशेष तिथि पर न बिके माल की कुल मात्रा ज्ञात की जाती है। कुल मात्रा ज्ञात होने के बाद उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः बाजार मूल्य व लागत मूल्य दोनों में जो भी मूल्य कम होता है उस मूल्य को ही स्टॉक का मूल्य मान लिया जाता है। स्टॉक दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अर्थात वर्ष के शुरू में स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक व अंत में अंतिम स्टॉक कहा जाता है, अर्थात चालू वर्ष के अंत में जो माल नहीं बिक पाता उसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं और आगामी वर्ष के प्रारंभ में इस माल को ही प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। इसके बाद है देनदार। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देता है, व्यापार का देनदार ऋणी अथवा अधमर्ण कहलाता है। देनदार को ऋणी या अधमर्ण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापार का कर्जदार अथवा ऋणी व्यापार का देनदार कहलाता है। अगला है प्राप्ताएं। किसी व्यवसाय में देनदारों तथा विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि को ही प्राप्यताएं कहते हैं। लेनदार। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे माल अथवा सेवाएं उधार प्राप्त की जाती है, व्यापार का लेनदार या ऋणदाता या उत्तमर्ण कहलाता है। व्यापार में ऐसे व्यक्ति का स्थान उत्तम होता है, इसलिए इसे उत्तमर्ण कहते हैं। 18 है देयताएं। किसी व्यवसाय के लेनदारों को दी जाने वाली राशि तथा स्वीकृत किए गए विपत्रों पर देय राशि ही संयुक्त रूप से देयताएं कही जाती है।
इसके बाद कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द और हैं। लागत, किसी वस्तु को निर्मित या बनाने में जो खर्च किया जाता है वह लागत कहलाता है। प्रमाणक, माल के क्रय विक्रय या धन के लेन देन को प्रमाणित करने हेतु तैयार प्रपत्र ही प्रमाणक कहलाते हैं। बीजक, रकम भुगतान की रसीद आदि प्रमाणक कहे जाते हैं। प्रमाणक का मतलब होता है प्रमाणित करने वाला, अर्थात माल के क्रय या विक्रय या मुद्रा के लेन देन को प्रमाणित करने हेतु तैयार प्रपत्र या कागजात ही प्रमाणक कहलाते हैं। ये बीजक, रकम भुगतान की रसीद आदि प्रमाणक कहे जाते हैं। माल, जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है उस वस्तु को माल कहते हैं। जैसे चावल, दाल, गेहूँ या अनाज का क्रय विक्रय करना तो वस्तु होगी, और कपड़े का व्यवसाय करें तो कपड़ा जो है वो उस व्यापार के लिए माल या वस्तु होगी। पूंजीगत व्यय, व्यापार हेतु स्थायी संपत्ति खरीदने, संपत्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने, व्यापार का विकास करने तथा पूंजी को एकत्रित करने के लिए किए गए समस्त व्यय पूंजीगत व्यय कहे जाते हैं। आगम व्यय, व्यापार हेतु माल खरीदने, माल बनाने, स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने तथा व्यवहार संचालन से संबंधित समस्त व्यय आगमगत व्यय कहे जाते हैं। अस्थगित आगमगत व्यय, व्यापार में कुछ आगमगत व्यय ऐसे भी होते हैं जिनसे व्यापार को अनेक वर्षों तक उपयोगिता प्राप्त होती है। ऐसे व्ययों की संपूर्ण राशि को व्यय किए गए वर्ष के लाभ हानि खाते में नहीं लिखा जाता, बल्कि इस व्यय का कुछ भाग आने वाले वर्षों के लाभ हानि खाते के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे व्ययों को अस्थगित आगम व्यय कहते हैं। जैसे किसी नई कंपनी ने पहली बार अपने उत्पाद के विक्रय के लिए विज्ञापन किया एवं 2 लाख रुपए खर्च किए। इस विज्ञापन का लाभ आगे आने वाले 4 वर्ष तक मिलने का अनुमान होने के कारण चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में 50,000 रुपये व्यय डेबिट किया जाएगा। 50,000 रुपये कैसे हुआ? हमने माना कि विज्ञापन कर रहे हैं, उसमें 2 लाख रुपये खर्च हो रहा है और विज्ञापन से हमको अनुमान है कि 4 वर्षों तक इससे हमको लाभ होगा, तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे 2 लाख रुपये को। तो 1 साल में हम लाभ हानि खाते में डेबिट करेंगे 50,000 रुपये तथा शेष 3 वर्षों में अपलिखित की जाएगी। आने वाले प्रत्येक साल में 50,000 रुपये डेबिट होगी 3 साल तक। तो इस प्रकार से जो व्यय होते हैं उसमें से कुछ व्यय को चालू वर्ष में और बाद में आने वाले वर्षों में शेष व्ययों को जो डेबिट किया जाता है, तो इस प्रकार के खर्चों को हम अस्थगित आगम व्यय कहते हैं। इसके बाद है बट्टा। किसी भी व्यवसायी द्वारा जो रियायत या छूट ग्राहक को दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा तथा नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा, विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल के सूची मूल्य अर्थात लिस्ट प्राइस जो डब्बे में छपी हुई रहती है उसी को हम कहते हैं सूची मूल्य में दी जाने वाली रियायत या छूट ही व्यापारिक बट्टा कही जाती है। एक थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को माल के सूची मूल्य में कुछ प्रतिशत रियायत इसलिए दी जाती है ताकि वह भी कुछ लाभ अर्जित कर सके। इस प्रकार की छूट विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। दूसरा है नगद बट्टा। जब कोई ग्राहक अपने ऋण का या उधार खरीदे गए माल के मूल्य का भुगतान निर्धारित समय से पहले कर देता है तो उस भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भुगतान की राशि में कुछ छूट या रियायत देता है। यही नगद छूट या बट्टा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, भुगतान प्राप्त करते समय जब कुछ राशि कुल भुगतान राशि में से कम प्राप्त की जाती है तो कम प्राप्त की गई राशि नगद बट्टा या रोकड़ अपहार या बट्टा कहलाती है। जैसे प्रशांत ने 1,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 980 रुपये प्राप्त किए, तो यहाँ पर 20 रुपये भुगतान में रियायत या छूट है। 1,000 में से हमने 980 रुपये को माइनस किया तो हमको 20 रुपये का अंतर मिला, तो अंतर राशि क्या कहलाएगी? नगद बट्टा। इस भुगतान में नगद बट्टे की राशि 20 रुपये होगी। बट्टे की यह राशि प्रशांत के लिए लाभ है किंतु भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए हानि होगी। कहने का मतलब है, जब व्यापारी
किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचता है तो जो व्यक्ति माल खरीदता है वो अगर निर्धारित समय के पहले उस उधार खरीदे गए माल के मूल्य का भुगतान कर देता है तो ऐसी स्थिति में दुकानदार ग्राहक को कुछ निश्चित प्रतिशत दर से छूट या रियायत देता है, जिसे हम नकद बट्टा कहते हैं। इस प्रकार नकद बट्टा जो है व्यापारी के लिए हानि है, लेकिन जो ग्राहक है उसके लिए लाभ होता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे में क्या अंतर है। पहला, उद्देश्य। व्यापारिक बट्टा विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, जबकि नकद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। गणना। व्यापारिक बट्टे की गणना माल के सूची मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर निश्चित प्रतिशत की दर से की जाती है, जबकि नकद बट्टा भुगतान राशि पर ज्ञात किया जाता है। लेखा। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं करते, लेकिन नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। बट्टा किसको दिया जाए? यह बट्टा उन सब ग्राहकों को दिया जाता है जो एक सी वस्तु का व्यापार करते हैं, अर्थात एक समान वस्तु का व्यापार करते हैं। नकद बट्टा केवल उन ग्राहकों को दिया जाता है जो समय के पहले भुगतान करते हैं। बीजक में उल्लेख। व्यापारिक बट्टे का बीजक में उल्लेख किया जाता है, अर्थात बीजक में इसे माल के मूल्य में घटाकर दर्शाया जाता है, जबकि नकद बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता। समय। यह माल क्रय करते समय दिया जाता है और नकद बट्टा यह भुगतान करते समय दिया जाता है। राशि। व्यापारिक बट्टे की राशि सामान्यतः बड़ी होती है, जबकि नकद बट्टे की राशि सामान्यतः छोटी होती है। दोनों छूट एक साथ। व्यापारिक कटौती के साथ नकद कटौती भी मिल सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि रोकड़ बट्टा या रोकड़ छूट पाने वाले को व्यापारिक छूट मिली हो। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर हुआ व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे में।